चलो देखो, प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट की बात की जाए। देखो एक चीज और ये भी समझना बहुत जरूरी है। होता क्या है, पहले ये देखो। देखो क्या लिख रहे हैं, वन जीन कंट्रोल, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, मोर देन वन कैरेक्टर। मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक जीन एक से ज्यादा लक्षणों को कंट्रोल कर रहा है। क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी को प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट कहते हैं। इसको ध्यान से समझना। अभी देखो इसका एग्जांपल देखो क्या है। बात की जाए अगर एग्जांपल की, तो प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा स्टार्च सिंथेसिस। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। पी मतलब क्या होता है, मटर होता है, मटर का पौधा। मटर के पौधे में स्टार्च का संश्लेषण, जिसको हिंदी में बोलते हो, स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। मंड जिसको हिंदी में बोलते हो, मंड आलू में होता है, चावल में होता है, वही उसी को स्टार्च बोलते हैं। तो मटर के पौधे में स्टार्च का भी संश्लेषण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल है किसका, प्लियोट्रॉपिक जीन। अब यहां देखना कि कैसे एक जीन कंट्रोल कर रहा है दो कैरेक्टर को। देखो बेटा, ये जो प्रोसेस है स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट, इस प्रोसेस में होता क्या है, एक जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स। इट इज कंट्रोल्ड बाय टू एलील्स। कौन कौन से, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार सिंथेसिस का प्रोसेस दो एलील के द्वारा नियंत्रित होता है, कैपिटल बी और स्मॉल बी। पहले सबसे पहले कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी का मतलब कि दिस एलील प्रोड्यूस लॉन्ग ऑब्लिक लार्ज, मतलब लंबे और बड़े, लॉन्ग और लार्ज स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन, जिसको हम कह सकते हैं ब्रैकेट में क्या, इफिशिएंट, नोट करते जाना, इफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस, इफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस बेटा। और स्मॉल बी का मतलब होता है, स्मॉल बी एलील या जीन जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा छोटे आकार का स्मॉल और स्मॉल स्टार्च ग्रेन, स्मॉल स्टार्च ग्रेन। अब आप ध्यान दें, यहां पर देखिए कि कैपिटल बी जो एलील है वो प्रोड्यूस कर रहा है लॉन्ग लार्ज स्टार्च ग्रेन, और स्मॉल बी जो एलील है या जीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स को। मतलब छोटे साइज के ग्रेन, मतलब अनाज को, दाने को, जिसमें कम मात्रा में क्या है, कम मात्रा में स्टार्च है। ठीक है ना, लेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, लेस स्टार्च सिंथेसिस। सब समझ में आएगा। अभी अभी पहले आप, अभी आप शुरू कर रहे हो तो आप ध्यान से पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो पहले सुनो। तो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट का। प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट का मतलब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। उदाहरण मैंने बताया स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। पी प्लांट में मंड का सिंथेसिस। इस प्रोसेस में दो एलील होते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो दो एलील के द्वारा कंट्रोल की जाती है। एक एलील तुम्हारा जो है उसका नाम याद रखो, नाम याद रखो, एग्जाम में पूछा जाएगा, कैपिटल बी और दूसरा स्मॉल बी। यहाँ कैपिटल बी का मतलब और स्मॉल बी का मतलब है, कैपिटल बी एलील जो है वो क्या करता है,
प्रोड्यूस करता है लॉन्ग लार्ज स्टार्च ग्रेन, मतलब बड़े साइज के लंबे दानों को, मटर को प्रोड्यूस करता है। और इसमें ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, इसमें ज्यादा मात्रा में स्टार्च का सिंथेसिस होता है। और स्मॉल बी जो जीन है या एलील है, ये क्या करता है, ये छोटे साइज के मटर के दानों को बनाता है, जिसकी वजह से उसमें स्टार्च का जो निर्माण होता है वो कम होता है। अब आप ध्यान दीजिए, इतना जो मैंने लिखा, अब मैं एक क्रॉस आपको करके दिखा रहा हूं। चलिए क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं। थोड़ी देर बाद अभी आपको बोर्ड दिखाई देगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। एक क्रॉस मैं करूंगा अभी, और इस क्रॉस में क्या होगा, मैं एक तरफ लूंगा कैपिटल बी, और एक तरफ लूंगा स्मॉल बी। एक तरफ क्या लूंगा, पहले सुनिए आप लोग, अभी आपको बोर्ड सही से दिखाई देगा। एक तरफ मैं लूंगा कैपिटल बी, और दूसरी तरफ मैं लूंगा स्मॉल बी। कैपिटल बी जो होगा, कैपिटल बी जो होगा, उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कि जो पी का जो दाना होगा, जो सीड होगा, वो राउंड होगा। ठीक है ना, आप सबको बोर्ड दिख रहा होगा। तो देखिए क्रॉस कराते हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी का मतलब राउंड सीड, और स्मॉल बी का मतलब रिंकल्ड सीड, झुर्रीदार बीज, और इसका मतलब गोल बीज, है ना। अच्छा, कैपिटल बी से आगे चलकर जब हम इसको ऐसे भी बोल सकते, ये कैपिटल बी जो है, ये क्या है, ये लॉन्ग, इसमें क्योंकि कैपिटल बी है ना, तो ये लॉन्ग स्टार्च ग्रेन है, ये बड़े साइज का दाना है जिसमें स्टार्च ज्यादा मात्रा में बन रहा है। और स्मॉल बी वाला जो प्लांट है, इसको हम बोल सकते हैं दिस इज स्मॉल स्टार्च ग्रेन। ये जो बीज है ये छोटा है, स्मॉल है, और इसमें स्टार्च का निर्माण कम हो रहा है, लेस है ना, स्टार्च ग्रेन। अभी बताया था ना इससे पहले दोनों के बारे में। चलो गैमीट निकालो, इधर से गैमीट निकाला कैपिटल बी, इधर से गैमीट निकाला स्मॉल बी, ये क्या निकाला, गैमीट निकाला, गैमीट। अब उसके बाद आप क्या करोगे, क्रॉस करा दोगे। जब इन दोनों को क्रॉस कराओगे, कैपिटल बी स्मॉल बी को, तो तुम्हारी कौन सी जनरेशन बनेगी, F1 जनरेशन बनेगी। ये बनी तुम्हारी F1 जनरेशन, कैपिटल बी स्मॉल बी, सही है। ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी बना, ठीक है ना, ये कैसा है, ये कैसा है, अगर तुम ध्यान से देखो, इसमें कैपिटल बी जो है, यहां पर कैपिटल बी जो है, ठीक है ना, ये इसका मतलब है राउंड सीड, ठीक है ना, राउंड सीड। और ये यहां पर डोमिनेंट है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, शो कर रहा है क्या, डोमिनेंसी, प्रभाविता। कैपिटल बी हमेशा F1 जनरेशन में डोमिनेंसी आएगी, शो डोमिनेंसी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो बी होता है, लिख देता हूं एज कैपिटल बी इज डोमिनेंट, कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, ठीक है ना। राउंड सीड का मतलब यही हुआ ना कि क्योंकि इसमें कैपिटल बी क्या कर रहा है, स्मॉल बी के ऊपर प्रभावी है, इसीलिए राउंड कलर का सीड आएगा। ये सीड कैसा आएगा, राउंड कलर का आएगा, ठीक है ना। लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें जो तुम्हारा स्टार्च ग्रेन साइज है, स्टार्च ग्रेन साइज, वो तुम्हारी आएगी क्या, इंटरमीडिएट। इसको आपको याद रखना है, क्या आएगी, इंटरमीडिएट। स्टार्च ग्रेन साइज आएगी इंटरमीडिएट। स्टार्च ग्रेन साइज इंटरमीडिएट मतलब जान रहे हो कि ना बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च बनेगा ऐसे पौधे में। F1 जनरेशन का ये जो राउंड सीड है, इसके अंदर ना बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगा और ना बहुत कम मात्रा में बनेगा, इंटरमीडिएट होगा।
अब जरा थोड़ा सा दिमाग अपना दौड़ाओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है, ये जो कैरेक्टर है ये वास्तव में क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, अपूर्ण प्रभाविता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मैंने आपको पढ़ाया था ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जलापा में, कि लाल और सफेद के बीच में गुलाबी आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉन्ग स्टार्च ग्रेन और स्मॉल स्टार्च ग्रेन का इंटरमीडिएट आ गया, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, ठीक है ना। तो एक चीज और देखिए यहाँ पर, अभी जो इतना लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिंगल जीन, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पर लिख देता हूं, यहाँ पर सिंगल जीन, ठीक है ना, क्या कर रहा है, दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल टू कैरेक्टर्स, सिंगल जीन कंट्रोल टू कैरेक्टर्स। कौन कौन सा दो कैरेक्टर, एक तो सीड का शेप, सीड का शेप, और दूसरा स्टार्च ग्रेन की साइज, स्टार्च ग्रेन साइज। यहां पर क्या हो रहा है कि एक जीन क्या कर रहा है, दो कैरेक्टर को शो कर रहा है। कौन कौन से कैरेक्टर, दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक तो सीड का शेप और दूसरा स्टार्च ग्रेन साइज, मतलब इस जो उसके ग्रेन है, दाने हैं, उनकी साइज में स्टार्च की मात्रा जो है ज्यादा है या कम है, समझ रहे हैं। यानी एक चीज और देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इफ स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन साइज is considered as phenotype, as phenotype, as phenotype in F1 generation, in F1 generation, comma, it will be treated, तब इसको माना जाएगा इट विल बी ट्रीटेड एज, अगर आप स्टार्च ग्रेन साइज को यहाँ F1 जनरेशन में ध्यान दे रहे हैं, उस पर फोकस है, तो आप मानेंगे कि ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की घटना है। ये कैसी घटना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट कैसा था, एक आपका लॉन्ग था, लार्ज स्टार्च वाला था, और एक स्मॉल स्टार्च वाला था, तो दोनों का एक तरह का मिश्रण यहाँ पर आया, इंटरमीडिएट आया, इसलिए आप इसको क्या मानोगे, अगर आप स्टार्च ग्रेन साइज को यहाँ पर फिनोटाइप में कंसीडर कर रहे हो, F1 जनरेशन के फिनोटाइप के रूप में आप स्टार्च ग्रेन साइज को कंसीडर कर रहे हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आप क्या मानोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मानोगे, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट आया, ना लंबा ना छोटा, बीच का आया, समझे ना, समझ में आ गई बात। तो अब आप ध्यान दिए इसमें क्या हुआ कि प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को शो कर रहा है। आप F1 जनरेशन को बोलिए, आप F1 जनरेशन को देखिएगा, यहाँ एक जीन का मतलब क्या है, F1 जनरेशन की बात हो रही है, ध्यान से देखो ना उसको, कैपिटल बी स्मॉल बी को देखो, ये दो कैरेक्टर को शो कर रहा है, एक तो ये सीट का शेप शो कर रहा है कि भैया गोल है या झुर्रीदार है, जो भी है, तो ये गोल है, यहाँ पे आ रहा है। दूसरा ये एक और चीज शो कर रहा है, दैट इज स्टार्च ग्रेन साइज, कि जो मंड के जो दाने हैं, मंड के जो कण हैं, उनका आकार, मंड कितनी मात्रा में, तो वो इंटरमीडिएट है, यानी जो यहाँ जो दाने हैं वो कैसे हैं, वो इंटरमीडिएट साइज के हैं। तो कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, एक जीन है ना, तो कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, एक जीन है, एक सिंगल जीन है जो दो कैरेक्टर को शो कर रहा है। दो कैरेक्टर क्या क्या, एक राउंड सीड और एक जो है, या आपका एक सीड का शेप और दूसरा जो है स्टार्च ग्रेन साइज।
यहाँ बस यही इतना बस दिमाग में रखना कि अगर तुम राउंड सीट को देखोगे, सीट के शेप को देखोगे, तो यहाँ पे डोमिनेंट है, कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल बी जो है रिसेसिव है। और यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे स्टार्च ग्रेन साइज को F1 जनरेशन में देखोगे, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, यानी यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता की घटना शो होती है। तो वास्तव में एक जीन F1 जनरेशन जो है वो इकट्ठे दो कैरेक्टर को शो कर रही है। दो कैरेक्टर, ऐसा कभी नहीं हुआ था अभी तक, पहली बार ऐसा आपने देखा है। अगर आप ध्यान दीजिए, सोचिए, पहली बार आप ऐसी चीज देख रहे हैं अभी तक जेनेटिक्स में, अभी तक जितने लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, ऐसा पहली बार हुआ है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था। दिस इज कॉल्ड बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट। अब आगे जो है इसको पढ़ने के बाद, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया मल्टीपल एलिलिज्म, और अभी को मैंने आपको पढ़ा दिया प्लियोट्रॉपिक जीन इफेक्ट, ठीक है। अब हम लोग को आगे चालू करना है अपना मेन टॉपिक, जिसको समझने के लिए हम लोग इसको पहले समझ रहे थे, दैट इज लिंकेज, और फिर हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ेंगे। तो हमें लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ना है। लिंकेज क्या होता है आपको मैंने बताया। लिंकेज जो होता है वो आपका एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है ना। तो लिंकेज जो होता है वो अपवाद होता है, आपको मैंने पहले बताया है। तो लिंकेज को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्रॉसिंग ओवर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको, लिंकेज को। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा लिंकेज क्या है। तो पहले हेड डाल लीजिए आप लोग मेरे साथ में, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो थोड़ा लिखें इसमें पहले। मेंडल्स लॉ, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस are applicable, are applicable on both genes and chromosome, genes and chromosome, genes and chromosome, full stop. At time of gamete formation, at time of gamete formation, at time of gamete formation, gamete फॉर्मेशन क्या होगा? गैमीट के बनने के समय क्या होगा? कॉमा, मैटरनल एंड पैटर्नल। मैटरनल मतलब माता से, मदर से, पैटर्नल यानी पिता से। मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंटली, यही ना मेंडल ने बताया था, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली distributed, independently distributed, distributed to gametes, distributed to gametes, and and along with chromosome, along with chromosome, comma, genes are also, genes are also distributed, genes are also distributed, distributed, distributed independently, distributed independently, distributed independently। समझ रहे हैं इस चीज को? अच्छा,
ये जो मैंने लिखा अभी तक, क्या लिखा जी? लिखा मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर अप्लीकेबल ऑन बोथ जीन्स एंड क्रोमोसोम। मतलब मेंडल का जो आनुवंशिकता के नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, सब वो लागू होते हैं किस पे? जीन पर भी और गुणसूत्र पर। याद रहेगा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जीन और गुणसूत्र दोनों पर लागू होते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब शरीर में गैमीट बनता है, जब किसी एनिमल या प्लांट या इंसान के शरीर में गैमीट बनता है, मतलब स्पर्म बनता है, एग बनता है, मेल के अंदर मेल गैमीट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट, तो उस समय क्या होता है? मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू गैमीट्स। मतलब कि माता द्वारा और पिता द्वारा दिए गए जो गुणसूत्र होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं गैमीट में। माता और पिता द्वारा आए क्रोमोसोम गैमीट में क्या चले? इंडिपेंडेंटली चले जाते हैं। आप पीछे पढ़े होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैंने उससे पहले आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वही तो है ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर ध्यान से सुने होगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले जाकर सुनना फिर से, तब याद आ जाएगा क्या बोल रहे हैं। ठीक है ना? कि गैमीट फॉर्मेशन के समय मैटरनल और पैटर्नल गुणसूत्र जो हैं वो गैमीट्स में चले जाते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब स्वतंत्र रूप से वो चले जाते हैं। ठीक है ना? एंड अलोंग विथ क्रोमोसोम, और गुणसूत्रों के साथ जीन्स आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली। बेटा जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली जाएगा, स्वतंत्र रूप से जाएगा गैमीट में, तो बेटा क्रोमोसोम पर तो जीन है, तो जीन भी कैसे जाएगा? इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, मतलब स्वतंत्र रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से उसका क्या हो जाएगा? पृथक्करण हो जाएगा, ऐसा समझ लो। ठीक है ना? या स्वतंत्र रूप से उसका क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये जो इतना लिखा हुआ है इसका क्या मतलब था? कि मेंडल का जो लॉ है वो जीन और गुणसूत्र दोनों पर लागू होता है। गैमीट निर्माण के समय माता और पिता के जो गुणसूत्र हैं वो इंडिपेंडेंटली वितरित हो जाते हैं गैमीट्स में, स्वतंत्र रूप से गैमीट में चले जाते हैं। मतलब ये निश्चित नहीं होता कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से गैमीट में जाएगा, कोई भी क्रोमोसोम किसी भी गैमीट में जा सकता है। एंड अलोंग विथ क्रोमोसोम, और गुणसूत्र जब गैमीट में जाएंगे तो उसके साथ जीन भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंटली गैमीट में चले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। समझ में आ गई बात ना? अब एक और बहुत ध्यान से बात सुनो, बहुत ध्यान सुनो, अभी सब अच्छे समझ में आएगा। ये टॉपिक थोड़ा जटिल है, इससे आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, सबको नहीं समझ में आता। जीन्स, जीन फाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। एक बार और मैंने लिखवाया था, जीन फाउंड फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। एक बार और मैंने ये लिखवाया था, जीन फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो, क्या शो करेंगे? लिंकेज। समान गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, एक ही गुणसूत्र पर जितने जीन पाए जाएंगे सब आपस में क्या प्रदर्शित करेंगे? एक दूसरे से सहलग्नता प्रदर्शित करेंगे। लिंकेज, लिंकेज का मतलब जानते हो? साथ साथ, साथ साथ होना। लिंकेज का मतलब याद कर लो आसान भाषा में, साथ साथ होना, हमेशा एक साथ होना, दैट इज लिंकेज बेटा ना, सहलग्नता। और एक बात और देखो कि जीन्स, जीन्स फाउंड, जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, जीन्स फाउंड ऑन different chromosome, different chromosome show independent assortment, show independent assortment, independent assortment। मतलब कि भिन्न गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले जीन क्या प्रदर्शित करेंगे? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट प्रदर्शित करेंगे। मतलब अब हिंदी देखो, पहला वाला देखो, जीन फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज, इसका मतलब कि जीन्स जो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं
वे सहलग्नता दर्शाते हैं। लिख दें, जीन्स जो एक ही गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, क्या दर्शाते हैं आपस में? सहलग्नता। वे सहल मतलब वो हमेशा साथ साथ रहना चाहेंगे, इसी को सहलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। वे सहलग्नता दर्शाते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, उल्टा क्या कि जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये कि जीन्स, मैं इसका भी लिखता हूं हिंदी, जीन्स जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, याद हो जाएगा, भूलेंगे नहीं, जो अलग अलग, याद भी करिए और सोचिए, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, वे स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाते हैं। बेटा बच्चों याद रखो, क्या याद रखोगे? ये याद रखो, इंग्लिश वाला, जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। जीन्स फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन आपस में क्या दर्शाते हैं? सहलग्नता दर्शाते हैं, दोस्ती दर्शाते हैं, साथ साथ रहना चाहते हैं, इसी को सहलग्नता कहते हैं, साथ साथ रहना। और इसका उल्टा बिल्कुल, जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी भिन्न भिन्न गुणसूत्रों पर, अलग अलग गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं, वे एक साथ संलग्नता नहीं दर्शाते, बल्कि वो एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन को शो करते हैं। मतलब लिंकेज का बिल्कुल उल्टा क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसीलिए तो मैंने जब आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया था तो बोला था इसका सबसे बड़ा अपवाद क्या है? लिंकेज। मतलब बिल्कुल इसका उल्टा, यही तो बात हुई ना, अपवाद का मतलब जो बिल्कुल उसका उल्टा हो, उसका विलोम, जो उसको माने ना। तो जीन्स फाउंड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब ये समझो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का बिल्कुल अपवाद लिंकेज है। बिल्कुल विलोम कौन है? लिंकेज है। लिंकेज का विलोम कौन है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक गुणसूत्र पर जो जीन पाए जाएंगे वो आपस में हमेशा क्या दर्शाएंगे? लिंकेज वाली घटना। और अलग अलग गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाएंगे वो कभी भी आपस में लिंकेज नहीं दर्शाते, वो हमेशा क्या दर्शाएंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन, मतलब अलग अलग रहना चाहेंगे। वो अब हमेशा आपस में स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगे, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। समझ में आ गई बात ना? अच्छा, एक प्लांट था, उसका नाम था स्वीट पी। स्वीट पी, स्वीट पी, स्वीट पी का मतलब, स्वीट पी का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो मीठी मटर। स्वीट पी, ये मेंडल वाली मटर नहीं है, मेंडल वाली मटर दूसरी थी, गार्डन पी थी। स्वीट पी दूसरी है, ये पाइसम सैटिवम नहीं है। दो साइंटिस्ट थे बच्चों, एक का नाम था बेटसन और दूसरे एक और थे, उनका नाम था पुनेट। पुनेट, बेटसन व पुनेट। इन्होंने लैथिरस, लैथिरस क्या है? प्लांट है। लैथिरस या लैथिरस ही बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं स्वीट पी। स्वीट पी, लैथिरस को क्या बोलते हैं? मीठी मटर भी, स्वीट पी भी बोलते हैं। ये पाइसम सैटिवम नहीं है। इसमें रिसर्च की थी, तो लैथिरस में रिसर्च करके क्या बताया? बताया कि दो जोड़ी, ध्यान से देखिएगा, दो जोड़ी युग्म विकल्पी, युग्म विकल्पी मतलब एलील की बात हो रही है, हिंदी थी ना उसकी,
दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन, दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। क्या नहीं दर्शाते? स्वतंत्र अपव्यूहन, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। भाई आप क्या पढ़ रहे हो? आप तो लिंकेज पढ़ना स्टार्ट किए हो ना। तो लिंकेज कहाँ? लिंकेज लिंकेज तो तभी होगा ना जब स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं होगा। तो दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। ठीक है, नहीं दर्शाते। मतलब अब थोड़ा सा इसको इंग्लिश में बोल लिख दें। बेटसन, नोट कर लें, बेटसन एंड पुनेट, बेटसन एंड पुनेट वर्कड ऑन, किस पे काम किया था उन्होंने? वर्कड ऑन लैथिरस, प्लांट का नाम है जिसको मीठी मटर भी कहा जाता है, स्वीट पी कहते हैं। ये मेंडल वाली मटर नहीं है, स्पाइसम सैटिवम, उसको गार्डन पी कहते थे। एंड शोड, एंड शोड, उन्होंने क्या बताया, क्या दिखाया? दैट टू पेयर्स ऑफ एलील, टू पेयर्स ऑफ एलील्स, two pairs of alleles do not show independent assortment, do not show, लिख लिया, do not show, सब लोग लिखो, independent assortment। अब भैया इतनी बात जो लिखा, क्या लिखा? दो वैज्ञानिक हैं, बेटसन और पुनेट। प्लांट का नाम याद करो, कौन सा प्लांट है? स्वीट पी, जिसको क्या बोलते हो? लैथिरस। कॉमन नाम क्या है? मीठी मटर, स्वीट पी। ये गार्डन पी नहीं है, स्वीट पी गार्डन पी नहीं है, मेंडल वाला नहीं है। इस पर उन्होंने काम किया और काम करने के बाद ये बताया कि दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते, स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। मतलब कि आप मेंडल का तीसरा नियम याद करो। मेंडल के तीसरे नियम में आप क्या करते थे? दो जोड़ी युग्म विकल्पी जीन लेते थे कि नहीं लेते थे? डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते थे ना। डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाने के बाद मेंडल क्या बोलते थे कि F2 जनरेशन में क्या होता है? स्वतंत्र अपव्यूहन हो जाता है, 9-3-3-1 आ जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा नहीं, यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पेटसन और पुनेट बोल रहे हैं लैथरस में रिसर्च करके कि दो जोड़ी जो एलील होंगे, टू पेयर ऑफ एलील्स जो होंगे, मतलब दो कैरेक्टर लिया साथ में, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे। ये भी बेटसन पुनेट भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं इसमें। उन्होंने बोला ये स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। मतलब बेटा मेंडल का तीसरे नियम को इन्होंने क्या कर दिया? इनके अनुसार मेंडल का तीसरा नियम गलत है। इनके अनुसार, इनकी रिसर्च के अनुसार, बेटसन और पुनेट के, मेंडल का तीसरा नियम गलत है। ये मेंडल का तीसरा नियम का तो उल्टी बात बता रहे हैं ना। वहां बोला गया था स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, दो जोड़ी जीन को जब क्रॉस करवाते हैं, चार एलील को लेकर डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल करवाते थे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, तीसरे नियम में तो क्या होता था? स्वतंत्र अपव्यूहन होता था। जो जीन्स होते थे स्वतंत्र रूप से क्या होते थे? जो वितरित हो जाते थे। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वर्ड याद करो, वर्ड याद करो और सोचो। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट, अभी अभी सब आगे देखना और बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है ना। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही इतना याद रखो, यही इतना, इतनी बात याद रखो, रट लो इसको। डू नॉट, दो जोड़ी जीन, दो जोड़ी एलील जो होते हैं, दो जोड़ी युग्म विकल्पी जो होते हैं, एलील को युग्म विकल्पी बोलते हैं, आपस में स्वतंत्र अपव्यूहन नहीं दर्शाते। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं लिंकेज की तरफ। हम लोग लिंकेज की तरफ जा रहे हैं ना बेटा, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का उल्टा क्या है? लिंकेज है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ने से पहले दो चीजें समझनी होंगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो अब दो चीजें और हम लोग समझते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, अब आगे बढ़ने से पहले दो चीजें समझनी है। एक चीज क्या हो
कि सिस अरेंजमेंट ऑफ क्या होता है। ध्यान देखिएगा, सिस अरेंजमेंट क्या होता है। सिस अरेंजमेंट, सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन, ये क्या होता है। और एक चीज और समझनी पड़ेगी, दो चीज मैंने बोला। ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। ट्रांस अरेंजमेंट, ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन। बेटा आगे अब हम बढ़े लिंकेज में और समझाएं कुछ तुम लोगों को, उससे पहले ये दो चीज पहले जान लो, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। एक तो सिस अरेंजमेंट क्या होता है और एक ट्रांस अरेंजमेंट क्या होता है। देखो बेटा, सिस अरेंजमेंट का मतलब लिख रहा हूं आगे, टू डोमिनेंट जीन, टू डोमिनेंट genes are found on same chromosome। कितना आसान है, टू डोमिनेंट जीन आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। एक ही गुणसूत्र पर दो प्रभावी जीन यदि पाए जा रहे हैं तो इसको आप क्या बोलोगे जी, इसको बोलोगे सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन। सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन का मतलब कि एक ही क्रोमोसोम पर दो डोमिनेंट जीन पाए जा रहे हैं, दो डोमिनेंट जीन पाए जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझो कि मानो कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक जो है क्रोमोसोम है ये, और ये एक और क्रोमोसोम है। ठीक है ना, और इस पे देखो जीन है, ये एक जीन है कैपिटल ए, और इस पे है स्मॉल ए, और इस क्रोमोसोम पर एक और जीन है कैपिटल बी, और इस पे है स्मॉल बी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट जीन है, दो डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर है। कुछ मत सोचो, बस जितना बोल रहा हूं उतना सुनो। दो क्रोमोसोम पर, एक क्रोमोसोम पर दो डोमिनेंट जीन है, इसको सिस अरेंजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस अरेंजमेंट। और ट्रांस बिल्कुल उल्टा होगा, क्या होगा, टू डोमिनेंट, टू डोमिनेंट जीन्स, टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट फाउंड, बिल्कुल उल्टा, कि दो प्रभावी जीन एक गुणसूत्र पर नहीं पाए जाएंगे। टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम। जब दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर नहीं पाए जाएंगे तो उसको क्या बोलोगे, ऐसी व्यवस्था को क्या बोलोगे, ऐसी अरेंजमेंट को, ऐसी व्यवस्था को बोलोगे ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन। ऐसी जीन की व्यवस्था को क्या बोलोगे, ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन बोलोगे। जैसे यहां देखो, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। देख रहे हो, एक एक डोमिनेंट जीन इस वाले क्रोमोसोम पर, दूसरा वाला डोमिनेंट जीन दूसरे वाले क्रोमोसोम पर। पहले वाले फिगर में देखो, एक ही क्रोमोसोम पर दोनों डोमिनेंट जीन है। दूसरे वाले फिगर में देखो, दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पे नहीं है। टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट फाउंड ऑन सेम सेम क्रोमोसोम। दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर नहीं है बेटा। ऐसी व्यवस्था, दूसरा वाला जो फिगर है इसको क्या बोलोगे, ट्रांस। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इसको क्या बोलोगे, ट्रांस अरेंजमेंट बोलोगे। ध्यान से देख लो भाई, भूलना नहीं। पहला वाला फिगर देख लो, उसको क्या बोलोगे, सिस व्यवस्था बोलोगे। जीन्स की व्यवस्था जो है कैसी है, सिस है। और दूसरे वाले में ट्रांस है। समझ में आ गई बात ना। इतना जो मैंने आपको बता दिया, दो चीजें जो मैंने आपको समझाई, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और लिंकेज में अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कपलिंग और रिपल्सन एक्सपेरिमेंट। हम लोग लिंकेज में पढ़ने जा रहे हैं, लिंकेज ही पढ़ रहे हैं। और उसमें अब हम लोग बेटसन और पुनेट ने जो ये प्रयोग किया था, अभी जो मैंने आपको बताया था कि बेटसन और पुनेट ने जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बाद उन्होंने बताया, क्या बताया, कि जो दो जोड़ी जीन होते हैं, दो जोड़ी एलील्स होते हैं, वो स्वतंत्र अपीहोन नहीं दर्शाते। सही है ना।
तो अब इसको पढ़ने के लिए इसको इसको कैसे बेटसन और पुनेट ने बताया था, उसके लिए उन्होंने कुछ प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ये सब जो आप पढ़ रहे हो हम लोग लिंकेज की तरफ पढ़ रहे हैं, लिंकेज ही पढ़ रहे हैं। अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ये कैसे लिंकेज हो रहा है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेटसन एंड पुनेट का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कपलिंग एंड रिपल्सन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लिंकेज में ही थोड़ा सा और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नाउ, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटसन, थोड़ा और डीप चलते हैं, बेटसन एंड पुनेट एक्सपेरिमेंट, पुनेट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, जिसको हम और क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कपलिंग, कपलिंग एंड रिपल्सन। यह सब वो टॉपिक हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कपलिंग एंड रिपल्सन एक्सपेरिमेंट, कपलिंग एंड रिपल्सन एक्सपेरिमेंट भी इसको कहा जाता है। किसने किया था, बेटसन और पुनेट ने किया था। ठीक है ना बेटा। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कपलिंग एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिपल्सन एक्सपेरिमेंट। फिर उन दोनों का क्या निष्कर्ष निकल रहा है उसको देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि लिंकेज होता क्या है। ठीक है। तो अब इसके आगे की जो कक्षा है वो कल होगी। आज के लिए इतना काफी है, इसके आगे की चीजें कल पढ़ेंगे। इतना आप लोग रिवाइज करेंगे।